अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है जब तक आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाता आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। जी, तो बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो नाम से ज़ाहिर है फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, परफेक्ट का मतलब है ऐसी चीज़ जो मुकम्मल हो चुकी हो, जिसमें तब्दीली की मजीद गुंजाइश ना हो। टेंस का मतलब ज़माना होता है, यानी एक ऐसा टेंस है, ये ऐसा ज़माना है जो कि मुस्तकबिल में किसी परफेक्ट काम को यानी किसी मुकम्मल काम को शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है। अगर उर्दू और हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उर्दू और हिंदी के ऐसे फ़िक्रा जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, लिया होगा, ली होगी वगैरह आ रहा होगा, तो इन फ़िक्रात को हम कहेंगे कि ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने इनको रोमन में भी लिख दिया ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो समझने में जिनको उर्दू नहीं आती। लेकिन मैं तकरीबन हर वीडियो में आपसे ये बात करता होता हूँ कि ये जो हमने तरीका रखा हुआ है ना, इसे देसी तरीका कहते हैं कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई निशानी रख लेनी है और उससे फिर आपने आइडेंटिफाई करना है टेंस को। तो ये कोई आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक तरीका नहीं है। नए लोगों को नो डाउट थोड़ा सपोर्ट करता है समझने में चीज़ों को, और जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो इसके बगैर ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो असल तरीका है। असल तरीका यही है कि आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है उसके यूजेज से। अगर आप यूजेज को समझ गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर इसके यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम सर्टेन पॉइंट विच मे बी कॉल्ड एज डेडलाइन इन द फ्यूचर। जी, फ्यूचर के अंदर जो है एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, हम उस चीज़ को, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत कम देखने में, पढ़ने में और सुनने में मिलेगी कि जी एट सम सर्टन पॉइंट। अमूमन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से यही बात की जाती है और हमने भी आज तक यही स्टडी किया है कि जी फ्यूचर के अंदर जो कंप्लीट हो जाएगा एक्शन उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर एट सम सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी खास टाइम से पहले एक्शन का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है ना, आप इसमें टाइम रेफरेंस देंगे, इसके अंदर एक डेडलाइन होगी टाइम की कि 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, दोपहर से पहले, शाम से पहले, ठीक है, नेक्स्ट वीक से पहले। तो एक डेडलाइन आपने इसमें देनी, एक्सप्रेस होगी, तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, टाइम का रेफरेंस होगा। ये आगे भी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो बस ये ध्यान में रखें कि जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये आपका ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करता है जो कि फ्यूचर में मुकम्मल होगा, लेकिन बिफोर सम सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे आप कह सकते हैं कोई डेडलाइन होगी, एक डेडलाइन से पहले जो है वो जो टाइम एक्शन कंप्लीट होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करेंगे। जी, आगे एक है एक्सेप्ट व्हेन देयर इज एन अजम्पशन। जी, जब आप कोई मफरूज़ा काम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं खुद से कोई चीज़, आपको कंफर्म नहीं पता लेकिन आप अज्यूम कर रहे हैं कि यार ऐसे हुआ होगा, तो उसमें एक्सेप्शन है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि टाइम रेफरेंस हो। और अमूमन ऐसा प्रेजेंट टेंस के अंदर भी ये यूज़ हो जाता है। अमूमन प्रेजेंट ज़माने के अंदर भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर लेते हैं अजम्पशन के लिए। जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं, हमारा दोस्त हमारे दरमियान में नहीं है, वो कहीं और गया हुआ है, तो हम इधर बैठे हुए ज्यूम कर रहे हैं कि यार इस वक्त वो ना लाहौर पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो बात तो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, लेकिन टेंस कौन सा याद यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये होती है अजम्पशन। तो जब हम अजम्पशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसमें टाइम का रेफरेंस नहीं होगा। और ये यूज़ भी अमूमन हम प्रेजेंट के अंदर कर रहे होते हैं, मौजूदा दौर के अंदर। जैसे यार आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त क्या स्टेटस होगा मैच का? मैच यार मेरा ख्याल है कि इस वक्त ख़त्म हो चुका होगा। अब ये प्रेजेंट टाइम में आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर का डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज़ हो रहा है। तो ये अजम्पशन वाली एक्सेप्शन है। बाकी ये डेडलाइन का जो जिक्र है ज़रूर होता है, टाइम का रेफरेंस ज़रूर होता है, यानी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से जो फ्यूचर में अगर कोई काम कंप्लीट होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बात करें हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो आपको पता है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की समझने वाली होती है। इसकी समझ आ जाए तो बाकी सेंटेंसेस को तो आप ड्राइव कर ही लेते हैं। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेंटेंस में। उसमें पता है आपको कि सब्जेक्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन
और आपका जो है ऑब्जेक्ट वो भी मोस्टली नाउन होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो कोई ऐसी फॉर्म्स नहीं है कि जिन्होंने चेंज होना होता है। तो टेंस के साथ फिर क्या चीज़ चेंज हो रही होती है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही होती है, या अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो उसकी फॉर्म भी चेंज हो रही होती है। तो वैसे भी टेंस की अगर हम टेंस को डिफाइन करें तो टेंस है, तो टेंस भी वर्ब की एक फॉर्म ही है। तो लिहाजा जब हमने टेंस को डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये टेंस कौन सा है, तो बेसिकली हम ये बात कर रहे होते हैं कि इस टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है या हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो तो सेम रहेंगे जी। तो अब इसमें विल हैव या शेल हैव, विल हैव या शेल हैव आपका यूज़ होगा जी हेल्पिंग वर्ब। अभी बताते हैं कि विल हैव कहाँ पे यूज़ होगा, शेल हैव कहाँ पे होगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जी, ये सहूलत है कि तमाम तरह के सेंटेंसेस, चारों सेंटेंसेस में, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई भी आपका नंबर हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वही यूज़ होगी। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब या शेल हैव होगा या विल हैव होगा। ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद टाइम रेफरेंस होगा, जिसे हम डेडलाइन भी कहते हैं, यानी ये वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिससे पहले आपने एक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये जी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये याद रखना है कि फॉर्म जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है तमाम तरह के सेंटेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगा या शैल हैव होगा। अच्छा जी, अब नोट जरा देख लें। विल हैव और शैल हैव इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई वी जी। वेयर एज विल हैव इज यूज विद ऑल द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जी। ये मैंने बात की ना, विल हैव या शैल हैव। विल हैव तो सबके साथ यूज होगा ना, बात ही खत्म होगी। अब शेल हैव का थोड़ा सा मसला है। शेल हैव जो आई और वी के साथ ही यूज हो सकता है, बाकी किसी के साथ यूज होना ही नहीं। सब के साथ विल हैव होगा। एक एक्सेप्शन सिर्फ है कि आई और वी के साथ शेल हैव यूज हो सकता है, लेकिन ये भी अब बहुत कम यूज होता है, ना होने के बराबर है। आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि विल और शेल का जो है ना, अब डिफरेंस जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में खत्म हो गया है। अमूमन हम विल ही यूज करते हैं, शेल जो खत्म होता जा रहा है। तो लिहाजा आई वी के साथ भी आप ज्यादातर विल हैव ही यूज होता हुआ देखेंगे जी। तो ये भी आपका मसला हल हो गया। आप कह सकते हैं इन शॉर्ट के स्ट्रक्चर जो होती है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, उसमें पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब आपका विल हैव यूज होगा, और कभी कभार आप शैल हैव भी यूज कर लेंगे आई वी के साथ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है इट मे बी सेड टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिटवीन नो एंड सम पॉइंट इन द फ्यूचर जी। तो बात वही होगी जो हमने कहा है कि जनाब फ्यूचर में किसी पॉइंट से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो ये वही वाली बात हो गई है कि अब आपको जब किसी एक्शन का जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक्शन होगा कि ये जिस वक्त आप बात कर रहे हैं यानी नो और फ्यूचर के अंदर किसी पॉइंट के दरमियान में ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और 7 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, यार 7 बजे से पहले ना मेरा ख्याल है कि मेहमान पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो अब ये क्या है, अभी अभी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी से लेके 7 बजे के दरमियान जो ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब 7 बजे से पहले मेहमान पहुंच जाएंगे, हो सकता है वो 6 बजे पहुंच जाए, 5 बजे पहुंच जाए, 4 बजे पहुंच जाए, कोई पता नहीं। तो बेसिकली नो एंड सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, तो इसके दरमियान के अंदर जो है ना एक्शन ये कंप्लीट होगा। ऑलवेज रिमेंबर it refers to completion of action before some time rather than by some time जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिफोर सम टाइम, ठीक है ना, किसी टाइम से पहले आप एक्शन कंप्लीट होगा, टाइम पे नहीं होगा। जैसे फर्ज करें अब एक बंदा कहता है आई विल लीव द ऑफिस एट 8 o'clock। इसका मतलब ये है कि वो बंदा 8 बजने का इंतजार करेगा ऑफिस छोड़ने के लिए, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट 8 बजे निकलेगा। लेकिन अगर ये कि आई विल हैव लेफ्ट, ठीक है, आई विल हैव लेफ्ट एट 8 o'clock, आई विल हैव लेफ्ट एट 8 o'clock, इसका मतलब है 8 बजने से पहले वो ऑफिस छोड़ चुका होगा। अब वो हो सकता है 8 बजने से चाहे 1 सेकंड पहले छोड़े, लेकिन 8 नहीं बजने देगा वो। समझ लगी इसको? फिर समझे, आई विल लीव द ऑफिस एट 8 o'clock, इसका मतलब वो बंदा 8 बजने का इंतजार करेगा, 8 बजे छोड़ेगा ऑफिस को। लेकिन अगर वो कहे आई विल हैव लेफ्ट ऑफिस एट 8 o'clock, इसके बारे में वो आपको एक्चुअल में बता रहा है, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि भाई 8 बजने से पहले तो मैं ऑफिस छोड़ चुका हूँ, यानी 8 नहीं बजेंगे, चाहे 1 सेकंड पहले वो छोड़े, 8 बजे से पहले ऑफिस छोड़ चुका होगा। तो इसका मतलब यही बात है। बट ऑलवेज रिमेंबर इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर सम टाइम रेदर देन बाय सम टाइम, ठीक है ना, टाइम से पहले जो है ये कंप्लीट होगा जी। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसकी फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। तो ये जो छोटा मैंने लिखा हुआ रेड कलर में एस और पी, तो एस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई विल, या आप कह सकते हैं आई शैल हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, दोपहर से पहले मैं खत लिख चुका हूँ, ठीक है जी। वी विल या वी शैल हैव रिटन द लेटर बिफोर इवनिंग,
हम शाम से पहले ख़त लिख चुके होंगे। ठीक है, तो ये अभी सारे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये रीड करवाता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा हम सारी स्ट्रक्चर्स को देख लें चारों सेंटेंसेस की, क्योंकि जब हम इकट्ठा देखते हैं ना कंपैरेटिवली चीज़ों को, तो याद भी बेहतर तरीके से होती हैं, भूलती भी नहीं है, और वो एक अच्छा एक हेल्दी एक्सरसाइज हो जाती है जी। तो ये तो थी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस की। इससे हमने अब नेगेटिव ड्राइव करना, तो वेरी सिंपल, आपको पता है तमाम सेंटेंसेस में एक ही फॉर्मेट चल रहा है कि जब हमने पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना तो उसके अंदर हमने एक सिर्फ नॉट ऐड करना होता है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नॉट की पोजीशन बड़ी क्रिटिकल होती है सेंटेंस के अंदर, अगर आप उस पोजीशन को इधर उधर कर देंगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको यूनिवर्सल एक फार्मूला बताया हुआ है कि नॉट को आपने कहाँ ऐड करना है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जी। अगर तो आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आप नॉट यूज कर देंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब आपने नॉट यूज करना है। अच्छा, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दोनों वर्ड्स के बाद आखिर में यूज कर रहे होते हैं नॉट, ये भी गलत है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आपने बाकी वर्ड्स को नहीं छेड़ना, आपने हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा इमीडिएटली उसके बाद आपने नॉट यूज करना है। इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो नॉट पहले वर्ड के बाद आएगा। इसी तरह जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जा रहे होते हैं, तो ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फिर आपने दोनों वर्ड्स को नहीं पीछे लेकर जाना, आपने जो पहला वर्ड होगा उसी को मूव करवाना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे रहेगी, पहले वर्ड को मूव करा के आप सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो ये जी दो यूनिवर्सल आपको मैंने रूल बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव के, नेगेटिव के लिए भी, इंट्रोगेटिव के लिए भी, तो आप ये याद रखेंगे, कभी सेंटेंस बनाने में गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं जी, अब हमने इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में बनाना, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, विल शैल है, उसके बाद नॉट होगा, फिर आपका हैव होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, टाइम ऑफ रेफरेंस। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखें, यहाँ पे सिर्फ नॉट है, तो आप देखें ना, हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव या विल हैव, तो ऐसा नहीं होगा कि शैल हैव नॉट, नो, या विल हैव नॉट, ऐसा भी नहीं, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, पहले वर्ड के बाद आपने नॉट लगाया। अगर हम इंट्रोगेटिव को देखें तो उसमें भी ऐसे ही है, ये वाला जो विल एंड शैल है इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले हम लेकर गए, हैव वहीं पे है, अगर आप हैव को भी साथ ले जाएंगे गलत हो जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो विल शैल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस, और डेफिनेटली जब सवालिया बना रहे हैं आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन पॉइंट पे आएगा ही। तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ भी नहीं किया, उस और उसमें यही फर्क है कि विल शैल को हम सब्जेक्ट से पहले ले गए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि जब ये जो हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ड्राइव किया करें अफर्मेटिव सेंटेंस से, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप ड्राइव किया करें नेगेटिव सेंटेंस से। ये इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती हैं तो आपको आसानी रहेगी, वरना आपकी मर्जी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे मर्जी इसको ड्राइव कर लें। और यूनिवर्सल रूल्स तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, उसको फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और वैसे भी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतनी बारीकियों में इतना सोचना पड़ता नहीं है, रिस्पॉन्स आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद ब खुद ही लिखते चलते जाते हैं और आपके सेंटेंसेस भी ठीक होते हैं जी। तो अभी देखते हैं जी, इससे हमने करना है ड्राइव, तो क्या चेंज है जी, सिर्फ जैसे हमने ऊपर किया था कि विल एंड शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए थे, अब नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी हमने वही वाला प्रोसीजर किया है कि जस्ट विल एंड शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए। बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, आप देख सकते हैं जी। हाँ जी, उसमें और उसमें फ़र्क देखें, यही फ़र्क है, बाकी सारा सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले हम उठा के ले गए विल शैल को और एंड पे लगा दिया हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये तो थी जी स्ट्रक्चर्स। मेरे ख्याल में अगर आपको स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए हैं तो सेंटेंसेस तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलें एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन हमने देख लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आप बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, आपको पता है, चाहे आप एक बंदे को मुखातब करें या आप 10 को करें, आप यू ही यूज़ करेंगे। तो लिहाजा फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन की सेकंड पर्सन की जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है उनकी स्ट्रक्चर सेम ही होती है जी। यू विल हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, आप दोपहर से पहले खत लिख चुके होंगे। यू विल हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, आप दोपहर से पहले खत लिख चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें आ जाता है शी विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, वो 3 बजे से पहले ऑफिस छोड़ चुकी होगी।
अब देखें ना, ये वाली चीज़ भी आ गई है, ये जो निशानी मैंने आपको बताई थी, ये कुछ देसी कुलिया बताया था, चुका होगा, चुकी होगा, ये एंड पे आ रहा है सब, क्या गौर करें तो। अच्छा जी, और ये ली, उसने कहा उसने खाना खा लिया होगा, उसने 3 बजे से पहले खाना खा लिया होगा, ठीक है, तो लिया होगा। उसने शाम से पहले असाइनमेंट मुकम्मल कर ली होगी, तो ये ली होगी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी नहीं होगा, लिया होगा और ली होगी भी आ सकता है। ये बहुत कम आपको लोग बताते हैं, वो चुका हो पे लगे रहते हैं, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई पेट फार्मूला नहीं है, जस्ट आपकी आसानी के लिए बेसिक लेवल पे आपको सपोर्ट करता है जी। इसी तरह ही विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 8 PM, वो 8 बजे से पहले दफ्तर को छोड़ चुका होगा। अब यहाँ पे ज़हन में रखें कि उसने 3 नहीं बजने दिए और उसने 8 नहीं बजने दिए, पहले छोड़ गया, चाहे 1 सेकंड पहले क्यों नहीं छोड़ के दिया। अच्छा जी, आलिया विल हैव लेफ्ट द ऑफिस ऑलरेडी एट 8 o'clock। हाँ जी, इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकती है। अब ऑलरेडी भी बेसिकली ये डेडलाइन को ज़ाहिर कर रहा है ना, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था 3 o'clock 8 PM। अब 3 o'clock एक तरह से डेडलाइन है कि 3 बजे से पहले छोड़ना है आपने, ठीक है। 8 o'clock डेडलाइन है, 3 बजे से पहले छोड़ना है। अब ये आलिया विल हैव लेफ्ट द ऑफिस ऑलरेडी एट 8 o'clock। अब इसका क्या मतलब बन रहा है कि 8 बजे तो आलिया पहले ही 8 छोड़ चुकी थी, यानी 8 बजे आलिया पहले ही ऑफिस छोड़ चुकी थी। यानी ये बात सेंटेंस ऊपर वाले की तरह ही है, मफहूम ऊपर वाले सेंटेंस का, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होगी कि बीच में ऑलरेडी यूज हो गया। ही जो है, ही ने भी 8 बजे से पहले ऑफिस छोड़ा है, आलिया ने भी 8 बजे से पहले ऑफिस छोड़ा है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, बात घुमा के वही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जरा इसलिए चेंज कर दिया थोड़ा सा, ताकि इस तरह से भी हो जाता है, तो अगर कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इट विल हैव ईटन मील बाय द टाइम द डे इज ओवर जी। तो डे जो है, दिन मुकम्मल होने से पहले वो खाना खा चुका था या चुकी थी। इट आप जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे मेल है या चाहे फीमेल है। थर्ड पर्सन प्लूरल में है, विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, वो 3 बजे से पहले दफ्तर छोड़ चुके होंगे। फयाज और अहमद विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर नून, फयाज और अहमद दोपहर से पहले दफ्तर छोड़ चुके होंगे। तो ये बेसिक था। इसी तरह आप नेगेटिव में देखें, स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जल्दी जल्दी जरा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई विल या आई शैल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, मैं दोपहर से पहले खत नहीं लिख चुका हूँ, ठीक है। वी विल या वी शैल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, हम दोपहर से पहले खत नहीं लिख चुके होंगे। सेकंड पर्सन में आ गया, यू विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, आप दोपहर से पहले खत नहीं लिख चुके होंगे, प्लूरल में भी ऐसे ही है। थर्ड पर्सन सॉरी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, गलती से मेरे पास से प्लूरल लिखा गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है जी। थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, वो 3 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ चुकी होगी जी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि डेडलाइन पे बंदा पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस इसलिए होता है कि डेडलाइन से पूरा नहीं उतर रहा, यानी 3 बजे तक भाई उसने नहीं छोड़ा होगा, 3 से ऊपर बच जाएंगे उसको ऑफिस छोड़ते छोड़ते। ही विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 8 PM, वो 8 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ चुका होगा। आलिया विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस ऑलरेडी एट 8 AM, 8 बजे वो पहले ही ऑफिस नहीं छोड़ चुकी होगी, ठीक है। इट विल नॉट हैव ईटन मील बाय द टाइम द डे इज ओवर, दिन खत्म होने से पहले वो खाना नहीं खा चुका होगा या चुकी होगी। दे विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, वो 3 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ चुके होंगे। फयाज और अहमद विल नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर नून, फयाज और अहमद दोपहर से पहले दफ्तर नहीं छोड़ चुके होंगे जी। तो ये आप समझ आ गई ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसमें एक्शन कंप्लीट हो रहा है किसी डेडलाइन से पहले, और नेगेटिव से का मतलब है, नेगेटिव सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसका मतलब ये है कि डेडलाइन पे नहीं पहुंचा गया, डेडलाइन से एक्सीड हो गया एक्शन, यानी डेडलाइन तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो वो फिर नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव तो सिंपल है कि जस्ट पूछ रहा है, को बंदा इंक्वायर कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जी, विल और शैल आई हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, अब देख सकते हैं विल शैल पहले है, बाकी स्ट्रक्चर वही आ गया। क्या दोपहर तक मैं खत लिख चुकी होंगी, विल शैल वी हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, क्या दोपहर तक हम खत लिख चुके होंगे। विल यू हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, क्या आप दोपहर से पहले खत लिख चुके होंगे। विल शी हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से पहले दफ्तर छोड़ चुकी होगी। विल ही हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 8 AM, विल आलिया हैव लेफ्ट द ऑफिस ऑलरेडी एट 8 o'clock, विल इट हैव ईटन मील बाय द टाइम द डे इज ओवर, क्या दिन मुकम्मल होने से पहले वो खाना खा चुका होगा या चुकी होगी। विल दे हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, क्या 3 बजे से पहले वो दफ्तर छोड़ चुके होंगे। विल फयाज एंड अहमद हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर नून, क्या फयाज और अहमद दोपहर से पहले जो है वो दफ्तर को छोड़ चुके होंगे। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सवालिया मनफी। अब कुछ लोगों के जहन में ये आता है कि जी नेगेटिव का मतलब है आपने किसी चीज़ को निगेट कर दिया,
और इंट्रोगेटिव का मतलब है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या तुक बनता है, ये क्यों बनाया जाता है? जिसकी वजह जब आप किसी से इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं सवाल करते हुए, तो को कर रहे हैं कि अगला बंदा आपके क्वेश्चन का नेगेटिव रिप्लाई देगा, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम कहते हैं यार तुम 8 बजे तक दफ्तर पहुंच नहीं जाओगे, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल में हम पूछ रहे हैं, लेकिन साथ में हम तो भी कर रहे हैं कि अगला बंदा कहेगा नहीं यार 8 बजे तक तो नहीं मुझसे पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव रिप्लाई, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है फिर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। फर्स्ट पर्सन देखें जी, विल और शैल आई नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, क्या मैं दोपहर से पहले जो खत नहीं लिख चुका हूँगा। विल और शैल वी नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, क्या हम दोपहर से पहले खत नहीं लिख चुके होंगे। विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, क्या आप दोपहर से पहले खत नहीं लिख चुके होंगे। अब ये इसमें क्वेश्चन भी हो रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है ये क्वेश्चन ही, लेकिन आप चूंकि नेगेटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो साथ में फिर आपने नॉट भी डाल दिया है। आप देखें उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें उसके बरक्स क्या किया है कि शैल और विल को हम पहले ले गए हैं, बस बाकी सेम ही रखा हुआ है। अच्छा जी, विल यू नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर नून, इसी तरह विल शी नॉट हैव लेफ्ट ऑफिस बिफोर 3 o'clock, विल ही नॉट हैव लेफ्ट ऑफिस बिफोर 8 AM, विल आलिया नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस ऑलरेडी एट 8 o'clock, विल इट नॉट हैव ईटन मील बाय द टाइम द डे इज ओवर, क्या दिन मुकम्मल होने से पहले वो खाना नहीं खा चुका होगा या चुकी होगी। विल द नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 3 o'clock, क्या वो 3 बजे से पहले दफ्तर नहीं छोड़ चुके होंगे। विल फयाज एंड आमन नॉट हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर नून, क्या फयाज और आमन जो है वो दोपहर से पहले दफ्तर नहीं छोड़ चुके होंगे। लें जी, ये तो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गई हैं। एक आखिरी नोट आपको आखिर में मैं ज़रूर देना चाहूँगा, नोट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो फ्यूचर जो सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके यूज़ में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बात सिचुएशंस के अंदर। ये ज़रा समझे, आलिया विल लीव, आलिया जो है वो निकल चुकी होगी, आलिया विल लीव निकल चुकी होगी। अब ये सेंटेंस ठीक है। आलिया विल लीव, आलिया विल लीव का मतलब है आलिया, सॉरी मैं गलत कह गया पहले, आलिया विल लीव, आलिया निकल जाएगी या आलिया किसी जगह को छोड़ जाएगी, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। आलिया विल हैव लेफ्ट, आलिया निकल चुकी होगी। अब देखने में ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है, वो इसको ठीक ही कहेंगे। आलिया विल हैव लेफ्ट बिफोर 9 o'clock, अब ये सेंटेंस ठीक होगा। तो जब आपका टाइम का रेफरेंस नहीं है तो फिर आपने विल हैव वाली स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ नहीं करनी, फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। इसको फिर ज़रा मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपके सेंटेंस में टाइम का रेफरेंस नहीं है तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, और अगर टाइम का रेफरेंस है तो फिर यानी डेडलाइन है कोई, तो फिर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे आलिया विल लीव, आलिया निकल जाएगी, आलिया ऑफिस, जैसे फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं 8 बजे के टाइम की, आलिया विल लीव एट 8 o'clock, आलिया 8 बजे निकल जाएगी। अब ये 8 बजे यानी वो 8 बजने का इंतज़ार करेगी निकलने के लिए ना, तो आलिया विल लीव। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना आलिया विल हैव लेफ्ट, अकेला यूज़ करेंगे तो ये गलत है, साथ में टाइम ज़रूर मेंशन करना होगा। आलिया विल हैव लेफ्ट बिफोर 9 o'clock, आलिया 9 बजे से पहले निकल चुकी होगी। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, स्टार्ट में भी कहा है, अब एंड पे भी कह रहा हूँ कि टाइम का रेफरेंस होगा, कोई डेडलाइन होगी, तो फिर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, सिवाय किसके, अजम्पशन के। जब अजम्पशन अब होती है कि आप प्रेजेंट के अंदर ही किसी चीज़ को ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप गेस लगा रहे हैं कि यार ये काम ना मेरे ख्याल में हो चुका होगा, ठीक है, तो वो जो है अजम्पशन के अंदर आके थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अजम्पशन की क्वालिटी, आप अजम्पशन अमूमन प्रेजेंट की किसी सिचुएशन के लिए ही कर रहे होते हैं जिसका आपको कंफर्म पता नहीं होता, तो वो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।